बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन बात इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज ही कर लेंगे। पुलवामा से बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रेसीपोरा इलाके में मुठभेड़ जारी है। आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। 1 से 2 आतंकियों के होने की आशंका है। एक आतंकी ढेर बताया जा रहा है, जबकि आईजी सीआरपीएफ ऑपरेशन सेक्टर मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गए हैं। तो आपको बताएं कि कल से ही लगातार एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन जारी है और कल भी यह जानकारी आई थी कि फ्रेसीपोरा इलाके में इसी तरीके से एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी की मौत हो गई थी, जबकि एक को सर्च ऑपरेशन करके इलाके में ढूंढा जा रहा था। और क्योंकि फ्रेसीपोरा क्योंकि खास जंगली इलाका नहीं है, लेकिन क्योंकि सेब के ऑर्चार्ड्स वहां पर बड़े बड़े हैं, वहां की डेमोग्राफी ऐसी है कि अगर कोई आतंकी चाहे, कोई मिलिटेंट चाहे, तो वहां से फरार होने में कामयाब हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि उधमपुर के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और जितेंद्र सिंह को लेकर चुनाव प्रचार करेंगे। नरेंद्र मोदी के उधमपुर दौरे का हम जिक्र कर रहे थे। आज उधमपुर में प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम बड़े जो इंतजाम हैं उन्हें पूरा कर लिया गया है। बीजेपी ने इस रैली में रिकॉर्ड संख्या में लोगों के आने का दावा किया। 2 महीने में पीएम मोदी का यह तीसरा जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि पीएम की इस रैली से पार्टी को लोकसभा चुनाव में पूरा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर पहुंच रहे हैं और जितेंद्र सिंह को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। और तीसरी बार क्योंकि जितेंद्र सिंह मैदान में उतरे हैं, उनकी जीत को पुख्ता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारा 370 में के हटने के बाद ये पिछले 2 महीनों में तीसरा बड़ा दौरा बताया जा रहा है। और इसके पहले पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एक बैठक में बड़ा दावा इस बात का किया था कि आज जो रैली होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। और जब हम तैयारियों की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था तो है ही है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी तो रखी गई है, लेकिन साथ साथ इस रैली में लोगों की भारी भागीदारी को देखते हुए रैली में पेयजल, साथ साथ शौचालय, वाहन पार्किंग जैसे मामलों के प्रबंधन के लिए एक मजबूत स्ट्रेटेजी पहले ही बना ली गई, ताकि आने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपको बताएं, आज शाम 5 बजे तक पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि न कोई ड्रोन उड़ाया जा सकेगा, न ही कोई फ्लाइंग बलून उड़ाया जा सकेगा। और इसी के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और आपको बताएं कि बीजेपी की ओर से जम्मू की 2 सीटों पर तो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, लेकिन कश्मीर की 3 सीटों पर अभी तक कोई कैंडिडेट उतारा नहीं गया है। लेकिन अगर विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दलों में अब भी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं। हालांकि जितेंद्र सिंह पहले भी 2 बार विजयी रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंच रहे हैं तो यह बात पुख्ता करने की कोशिश होगी कि 400 पार का जो नारा बीजेपी लेकर चल रही है, उस पर एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और इसी के मद्देनजर उधमपुर सीट पर भी जोर आजमाइश। एक तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर पधारने वाले हैं। हम सबके लिए बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि मोदी जी बार बार उधमपुर आते रहे हैं और विशेष प्राथमिकता भी देते हैं। और ये समय है कि लोगों को और आपके माध्यम से भी ये समझाया जाए कि किस तरह से कांग्रेसियों ने 60-70 वर्ष इनका राज रहा, जिन वर्गों का इन्होंने शोषण किया उन्हीं को आकर के अब ठगने की कोशिश हो रही है। और समीर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, इस रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? नो फ्लाइंग जोन शाम 5 बजे तक के लिए पूरे इलाके को घोषित किया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा अंकिता, और आपने विस्तार से पहले भी बोल दिया कि ये जो रैली है बेसिकली जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा जम्मू रियासी, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार उधमपुर कठुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में कहूं तो योगी आदित्यनाथ
तकरीबन 2 दिन पहले ही कठुआ आए थे उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं और जुगल किशोर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोनों के लिए वो वोट मांगेंगे। इसलिए जम्मू रियासी के जो मतदाता हैं, जो रियासी से भी कई बीजेपी वर्कर वहां पे पहुंचेंगे इस रैली में। और अगर रैली के शेड्यूल की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है हमें कि तकरीबन 11 बजे के करीब वो प्राइम मिनिस्टर वहां पे पहुंचेंगे और उनका तकरीबन 45 मिनट का प्रोग्राम है, क्योंकि उसके बाद उनको और सभाएं कई देश के अन्य विभिन्न हिस्सों में करनी है। लेकिन अगर इस रैली की बात करें तो एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। और अगर मैं याद दिला दूं आपको, 2014 में नवंबर में 28 नवंबर को इसी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी और उसके बाद इस जो ये बटरवाले का एरिया है इस ग्राउंड को फिर मोदी ग्राउंड के नाम से फिर जानने लगा, उसको नाम दिया गया। हिस्टोरिकल रैली होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई है। लगातार हमने देखा पिछले 1 महीने से इसके लिए एक मोर्चाबंदी की जा रही थी। जगह जगह पे पार्टी के जो टॉप शीर्ष नेता है वो जा रहे थे और लोगों को इस रैली के लिए आने के लिए निमंत्रण दे रहे थे या एक माहौल बना रहे थे, एक जमीन तैयार कर रहे थे। शेष नेता भी आएंगे, जो तरुण चुग हैं वो भी इसमें रहेंगे और भी शेष नेता दिल्ली से आएंगे। और बड़ी रैली, क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी की रैली यहाँ पे होती है, हालांकि मैं आपको बता दूं इससे पहले भी पिछले अगर आप देखें याद होगा 20 फरवरी को उनकी जम्मू में और 7 मार्च को श्रीनगर में रैली हुई थी। लेकिन वो क्योंकि गवर्नमेंट रैली थी, विकसित भारत विकसित जम्मू एंड कश्मीर प्रोग्राम के तहत कई प्रोजेक्ट्स का उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, लेकिन वो सरकारी प्रोग्राम थे। लेकिन ये एक इलेक्शन रैली है और जब भी नरेंद्र मोदी यहाँ पे इलेक्शन रैली करने के लिए आते हैं और जब वो रैली यहाँ पे संबोधित करते तो देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ पे भी जो बीजेपी को इससे फायदा मिलता है। हमने देखा लगातार पिछले 10 सालों से लगातार हम उनकी रैलीज को कवर कर रहे हैं और हमने देखा जब भी वो यहाँ पे आते हैं लोगों की एक भारी संख्या इसमें आती है। और न सिर्फ एक वर्ग बल्कि हर एक वर्ग के लोग, हर एक सेक्शन के लोग, हर एक एज के लोग इसमें आते हैं और प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए जरूर वो और जब हम हर एक वर्ग की समीर बात करते हैं तो रविंद्र रैना ये कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोगों के एकजुट होने की संभावना, इकट्ठा होने की संभावना जताई जा रही है। ये बदलाव की बयार ही तो है जम्मू कश्मीर में कि इतने सारे लोग शांति के माहौल में एक साथ एकत्र हो पा रहे हैं। देखिए अंकिता, आपने सही कहा, 2 लाख हो सकते हैं या उससे थोड़ा कम भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों की एक भारी संख्या हो सकती है। लेकिन देखिए मैंने कई रैलीज को कवर किए हैं नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल में जो जम्मू कश्मीर में हुई है और मैंने जब भी उनकी रैली को कवर किया हमने देखा कि वहां पे आपको एक जगह भी नहीं मिलेगी वहां पे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त रश होता है और हम ग्राउंड के बाहर भी लोग खड़े होते हैं, उनको अंदर आने में दुश्वारी होती है क्योंकि उनको जगह नहीं मिलती है, जगह की कमी पड़ जाती है। हर एक ग्राउंड की हर एक जगह पे जहां जहां नरेंद्र मोदी की यहाँ पे जम्मू, क्योंकि उनका क्रेज यहाँ पे बहुत ज्यादा, और न सिर्फ ये क्रेज अब जम्मू में बल्कि कश्मीर वैली में भी बढ़ा है। और हमने देखा अभी जब उनकी रैली वहां पे हुई थी, हालांकि वो एक सरकारी रैली थी, लेकिन वहां पे हजारों लोग वहां पे आए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अब कश्मीर वैली में भी एक रैली करने वाले हैं, अनंतनाग एरिया में उनकी रैली हो सकती है इसके बाद। तो लोगों में क्रेज है देश के विभिन्न हिस्सों की तरह यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी। और धारा 370 के हटने के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हुआ है और जो स्कीम्स हैं वो हर एक सेक्शन को उसका फायदा मिले। और देखिए बहुत सारी वंचित थे, बहुत सारी कम्युनिटी, जैसे आप बकरवाल, आप पहाड़ी को देखें उनको रिजर्वेशन मिली है, आप वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, जो रिफ्यूजीज हैं उनको अपना अधिकार मिला है, कश्मीरी पंडितों को उनका पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है। तो कई सेक्शन जिनको अभी तक नेग्लेक्ट किया गया था, जिनको अभी तक वंचित रखा गया था, उनको भी उनके अधिकार मिले हैं, उनको रिजर्वेशन मिली है, उनको फैसिलिटीज मिली है। क्या इसको लेकर कॉन्फिडेंस बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जनता में दिखाई दे रहा है समीर? देखिए जाहिर तौर पर जो अभी तक की जो कैंपेनिंग हुई है, कैंपेनिंग ट्रेल में अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में इस वक्त जुगल किशोर शर्मा और यहाँ उधमपुर कठुआ में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक बड़े पैमाने पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। और स्टार कैंपेनर्स की अगर हम बात करें, देखिए योगी आदित्यनाथ 10 तारीख को यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने रैली की कठुआ में। अब उसके बाद आप देख लीजिए 12 तारीख आज है और प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, 15 तारीख को राजनाथ सिंह बसोली जा रहे हैं कठुआ में, और 16 तारीख को अमित शाह जम्मू आ रहे हैं। एक रैली को वो पलोरा एरिया में संबोधित करेंगे।
तो बड़े स्टार कैंपेनर जम्मू में बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का कोई भी स्टार कैंपेनर अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। हालांकि कल राज बब्बर उधमपुर आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भी कुछ दिनों में आ रहे हैं, लेकिन जो टॉप शेष नेता हैं वो नहीं आ रहे हैं, वो अभी तक उनका फाइनल नहीं हुआ। लेकिन इसका ये मतलब है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं, कांग्रेस में अभी इतना ज्यादा बड़े पैमाने पे वो कैंपेनिंग नहीं कर पा रही है, लेकिन बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो लगातार लीडरशिप पहुंच रही है जम्मू कश्मीर में। और क्योंकि जितेंद्र सिंह तो वो नेता है जिन्होंने 2019 में विक्रमादित्य सिंह को हराया और 2014 में गुलाम नबी आजाद को हरा चुके हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं उधमपुर जितेंद्र सिंह के कैंपेनिंग को लेकर। इसी बात से समझा जा सकता है कि अपने 400 पार के नारे और इस इलेक्शन को लेकर बीजेपी कितनी सीरियस है। शुक्रिया समीर। तो कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों को एक फॉर्म की प्रक्रिया में छूट मिली है। विस्थापित अब जम्मू में बने गए स्पेशल पोलिंग बूथ में सीधे जाकर अपना वोट डाल सकेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे लोगों की अगर बात करें तो अब उन लोगों को भी सहूलियत महसूस होने वाली है। लेकिन सवाल इस बीच यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी कश्मीर की तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी? अगर उतारेगी तो वो 3 उम्मीदवार कौन से होने वाले हैं? इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता समीर भट्ट ने। तो मन बना रहे थे कि हो सकता है कि आप सपोर्ट करते, लेकिन इसी बीच डेलीगेशन भी दिल्ली जा रहा है। कुछ ही दिनों में तकरीबन 50 लोगों का डेलीगेशन जा रहा है कश्मीर वैली से, ये कहने के लिए, ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि वहां से कैंडिडेट उठाएं। देखिए, अभी तो कुछ तय हुआ नहीं है। अभी 3rd, 4th और लास्ट फेज में कश्मीर के इलेक्शंस हैं, तो मुझे लगता है कि अभी इस पर कुछ कहना जल्दी होगी। पार्टी की क्या रणनीति है वो यहाँ से लोकल वो उसकी सारी जानकारी लेकर के ही वहाँ पर निर्णय रहते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि अभी तो एक लिस्टें अभी निकलनी है। अब क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग जल्दी में हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टी का जो एक सिस्टम है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। पार्टी ठीक है, अपने कार्यकर्ता ने अपने बात रखी है, केंद्र नेतृत्व उस पर क्या कहेगा ये आने वाले समय में पता लगेगा। आपने कहा कि अभी जल्दबाजी नहीं, लेकिन 3rd फेज तो अनंतनाग का है और 3rd फेज में आपके बगैर सभी ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए, मतलब अनाउंस भी किए हैं। पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, डीपीएपी का है, अपनी पार्टी है, सिर्फ आप है। आपका असमंजस है कि आप गुलाम नबी आजाद को सपोर्ट करेंगे या किसी और को सपोर्ट करेंगे। आप तो बाकी की जो 3 सीटें वो कहते हैं कि हम बहुत अपसेट है, हमने बड़ी मेहनत की है, हमने लगातार मेहनत की है और हम जीतने के लिए मेहनत कर रहे थे। हम इतने नाराज हैं कि हमें लग रहा है कि होना कि हम वोट न डालें। देखिए, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता की भावनाएं हैं, उन्होंने अपनी भावना प्रकट की है। केंद्र नेतृत्व इस पर जो भी है वो सोचेगा। तो मुझे लगता नहीं अभी ठीक है, बातचीत अगर वो करने जा रहे हैं तो अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं है। तो अपनी बात रखेंगे, उस पर केंद्र सोचेगा उसके बाद ही, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, हम कोई लोकल पार्टी या परिवार की पार्टी नहीं है। वहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसमें बड़े बड़े सीनियर्स रहते हैं, तो जो उनका निर्णय होगा वो हमें स्वीकार होगा। निर्णय आप कह रहे हैं कि स्वीकार होगा, लेकिन उस लेटर में उन्होंने ये कहा है कि देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने कहा कि राजौरी पुंछ की सीट हो, श्रीनगर की सीट हो, बारामूला की सीट हो, आप क्यों किसी को सरेंडर करेंगे? आप अपना कैंडिडेट उठाइए। हम जीतने के लिए, हम पे एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये ना सिर्फ आज, फिर कल असेंबली इलेक्शंस है, हमारे लिए जीतना, हम जीत सकते हैं। देखिए, अटकलें लगाई जा रही हैं, अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। निर्णय अभी होने हैं, ये मानना चाहिए। और क्या मन है कि अपने कैंडिडेट आप उतारेंगे? ऐसा हो सकता है? ये तो केंद्र का एक प्रेरोगेटिव है, ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है। लेकिन जो भी फीडबैक लेकर के वहाँ पर हमारे नेतृत्व पर पहुंचेगी, नेतृत्व ही उस पर फैसला करेगा। इसके बारे में इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत मनाली के दौरे पर रही हैं और धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान कंगना ने कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार पर ताबड़तोड़ कई हमले बोले। कंगना ने कहा कि नवरात्रि में शक्ति की पूजा हो रही है, लेकिन कांग्रेस की महिला विरोधी और दुष्ट सोच नवरात्रि में भी रुक नहीं रही। कंगना ने कहा कि मुझे टिकट मिलने से कांग्रेस को मिर्ची लग रही है और इस दौरान कंगना ने बीफ के वीडियो को लेकर भी विरोधियों को चुनौती दे डाली। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहां पे भी एक छोटा पप्पू है।
वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूं और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आके पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूं कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी मां के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूं। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं। आज मैं ये सब पप्पुओं को, जो भी हैं, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहां से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। यहां एक छोटा सा गरीब मां का बच्चा जो चाय बेचता था रेलवे स्टेशन पर, आज वो इस धरती का, इस देश का सर्वोच्च नायक है, सर्वोच्च प्रधान है, सबसे बड़ा प्रधान सेवक है। ये वो भारत है। मैं गरीब घर की बेटी, मैं ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार बार जीतूंगी। और कंगना ने परिवारवाद के लिए भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर फील्ड में राजा बेटा को कंगना से दिक्कत रही है। बेटा मुझे बहुत मिले हैं, यहीं नहीं मिले, हर जगह मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन राजा बेटाओं को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां पे महिलाओं का शोषण करने का प्रचलन था। लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था, चुप करा के भगा दिया जाता था। इसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो यही वंशवादी, यही परिवारवादी कुछ पप्पू जो शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं, इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, यहां तक कि मुझे नोटिस भेजा और मुझे जेल में डालने की कोशिश की। लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन्होंने मुझे खत्म नहीं किया, मैंने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। फिर एक और पप्पू मेरी जिंदगी में आए, उद्धव ठाकरे, जिन्होंने मुझे फिर डराया, फिर धमकाया, यहां तक कि उन्होंने मेरा घर तक तोड़ दिया। लेकिन आज वो भी ये तमाशा देख रहे हैं कि उनके जैसे, उनकी जाति के कितने बिगड़े हुए बिगड़ैल मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इस मंच पे हूं और फिर भी मेरे पास पूरा जनता का साथ है। और उधर कंगना के कांग्रेस पर किए गए वार पर हिमाचल में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी पलटवार किया। विक्रमादित्य ने कंगना की भाषा पर सवाल खड़े किए, साथ ही ये भी कहा कि कंगना मुंबई में क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, ये हिमाचल का मुद्दा नहीं है। क्या यू टर्न ले रहे हैं विक्रमादित्य सिंह? सुनिए जरा। हमारी बड़ी बहन, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं। मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? कि हिमाचल को, की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर द कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कासगंज में बैंक से रुपए निकालकर लौट रही महिला से 1 की लूट, बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। महाराजगंज के फरेंदा में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, नेपाली के निवासी के रूप में मृतक की शिकायत की गई थी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में कट्टू का आटा खाने से 24 लोग बीमार, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र का मामला। आज ऋषिकेश में होने वाली पीएम मोदी की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। रुड़की में बीजेपी विधायक ने बैठक करके रणनीति बनाई। मऊ के लखसी इलाके में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लगी है। कई बीघे में लगी फसल जलकर राख हुई। ग्रामीण और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। झांसी में संदिग्ध हालत में खड़ी बाइक में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में ढाबे में लगी भीषण और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों को एक फॉर्म की प्रक्रिया में छूट मिली है। विस्थापित अब जम्मू में बनाए गए स्पेशल पोलिंग बूथ में सीधे जाकर अपना वोट डाल सकेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे लोगों को तो फॉर्म भरना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें गजटेड ऑफिसर को दस्तखत की अब जरूरत नहीं होगी। अब एक फॉर्म की प्रक्रिया में मिली छूट को बीजेपी नेता अजय भारती ने चुनाव आयोग का स्वागत योग्य कदम करार दिया है। कश्मीर में रजिस्टर्ड जो भी व्यक्ति या जो रह रहा है, जो भी व्यक्ति है, वो जम्मू में अब सीधे सीधे इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर जाकर, जो स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जाकर अपना वोट डाल सकता है। जम्मू कश्मीर से बाहर जो लोग हैं उनको कंसेंट फॉर्म तो भरना होगा, लेकिन उसमें गेजेटेड ऑफिसर के अटेस्टेशन की अब जरूरत नहीं होगी। काफी ज्यादा अच्छा स्वागत योग्य ये कदम है। मैं एक बार पुनः चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रादर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारे इस दर्द को, इस पीड़ा को समझकर हमारे यहां पर भी पोलिंग प्रोसेस को, पोलिंग पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया। और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग ने आफ्स्पा हटाए जाने की उम्मीद जताई है। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर से आफ्स्पा हटाए जाने के हालिया बयान का जिक्र किया। वहीं उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने की भी बात कही। I am submitting this vote as an act of hope and not out of despair. Momentous changes have taken place in the union and state relationship. We have had a comfortable relationship with the Union of India for a respectful span of time. There were occasional hiccups, but the spirit of goodwill endured. We had a long historical baggage from the militancy era that inevitably resulted in resort AFSPA. Honorable Home Minister has graciously announced that such a law would not be required in due course of time. That will be the occasion of a mutual rejoicing. एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।